वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल इजी स्टडी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग माइंड मैप की हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे थे और अभी तक हमने ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट यानी कि जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कॉइल एंड सोलेनॉइड। तो इसके 3 पार्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टॉपिक नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं। तो हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो स्ट्रेट कंडक्टर देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है जो कि है I। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल जो है लगाया था। उसमें ये है कि जो हमारा थंब है वो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और आपको ये भी पता होगा कि करंट का डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम उन सारे क्वेश्चंस को भी लेने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ लेट अस स्टिक टू द टॉपिक। हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए अभी हमारे केस में थंब ऊपर की ओर है तो बाकी जो फिंगर्स कर्ल है वो ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा सर्कुलर है, यानी कि इसके सेंटर से कुछ रेडियस पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कुलर लूप होते हैं ना, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, सर्कुलर नहीं कह सकते हमेशा, ये एक क्लोज्ड लूप्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, ज़रा इमेजिन करके देखिए। अपनी जो फिंगर्स जो कर्ल होंगी ये तो हो जाएगा थंब, बाकी फिंगर्स सब ऐसी कर्ल हो जाएंगी, ऐसी कर्ल होंगी ना जी। ये अपना राइट हैंड है। तो देखिए ये ऐसा बन रहा है डायरेक्शन किसका, अगर टॉप व्यू से आप देखेंगे तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है, इधर ऐसा और इधर ऐसा। तो अब आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये बनता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी, कोई कह रहा है सर्कल्स, कोई कह रहा है कुछ। तो बेसिकली सर्कल्स सही है, बट किस टाइप के सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। देखिए ये सेंटर पॉइंट सेम है, ऐसे जरूरी नहीं कि केवल यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हर एक पॉइंट पे, इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट के अराउंड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बट उसको अभी हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर एकदम मेसी हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये देखिए कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है शेप होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। शेप किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बी का। ठीक है, और बी का डायरेक्शन भी है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, हमारी आंख ये हमने बनाई है, ऊपर से देख रहे हैं तो बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो घड़ी तो इधर ऐसे चलती है ना, यहाँ 12 होते हैं, 6, 3, 9,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा अभी हमारे केस में दिख रहा है। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, उसका शेप क्या होता है। तो आप आंसर देंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है r1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है b1, ऐसे ही ये डिस्टेंस है r2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है b2, ऐसे ही ये है r3, r3 मतलब दूर जाते जा रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए b3। याद रहे कि इसके चारों तरफ, क्योंकि ये रेडियस है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यानी कि यहाँ b1 है तो सेम r1 पे यहाँ पे भी b1 होगा, सेम r1 पे यहाँ पे भी b1 होगा। b1 मतलब मान लीजिए 10 टेस्ला है तो 10 टेस्ला चारों तरफ होगा सेम, क्योंकि रेडियस सेम है अगर आप देखें तो ऐसे ही b2 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 पूरे ये सर्कुलर पाथ पे होगा, b3 b3 b3। तो अब हमें ये बताइए कि हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अभी हम पहला है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, आपको ये बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी बन रहा है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम इस कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, दूर जाते जा रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने घर में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा रखे हैं और मैं अपने घर में अगर उसको देखना चाहूँ तो मुझे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मुझे तो दिखाई भी नहीं देगा। तो बेसिकली इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। मान लीजिए इसके पास में 10 टेस्ला था, फिर 9 टेस्ला हुआ, फिर 8 7 6 5 4 3 2 और यहाँ आके 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही नहीं। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम होती जाएगी। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि एक बल्ब है, अगर आप इसको अपने घर में जला देते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा मोहल्ला इसे लाइट ले लेगा एकदम दूर दूर तक, थोड़ी दूर तक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद तो इसकी लाइट जो है डिम होती जाएगी, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने, नहीं तो एक लाइट लगा देते पूरी कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी में ये इसका इन्फ्लुएंस रहता। नहीं, डिस्टेंस के साथ इसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है और एक टाइम आने के बाद वो ब्राइटनेस 0 हो जाती है। वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो विथ रिस्पेक्ट टू कितना दूर हम जाते जा रहे हैं वो कम होते जाता है। सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड ये है, हमने ये नोटिस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से। जितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए पहले 5 एम्पियर हम फ्लो करा रहे थे, अभी हम 10 एम्पियर फ्लो कराने लगे, तो 10 एम्पियर जब हम फ्लो कराने लगेंगे तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो बेसिकली इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बता दीजिए। फिर उसके बाद पूछता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, रेडियस से होगा। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि एट अ डिस्टेंस R, यहाँ से R डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 है वो कितना है, 0.8 टेस्ला है। तो देखिए इसमें I कांस्टेंट है, R जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि अभी सेकंड पोजीशन पे
जब r की पोजीशन 2r हो जाए, यानी कि अगर मैं डबल कर दूं इसको यहां पर, ये डिस्टेंस 2r, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2, उसकी वैल्यू कितनी है वो पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट तो कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है दोनों केस में। सेकंड देखिए, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R बढ़ाते जाइए B घटते जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे लिख सकते हैं B2 by B1 इज इक्वल टू R1 by R2। R2 by R1 नहीं लिखेंगे, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जैसे करंट में होगा तो B2 by B1 इज इक्वल टू I2 by I1 होगा, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है, जो चीज वेरिएबल है अभी हमें उसको देखना है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, B2 हमें निकालना है, B1 कितना दिया है 0.8 टेस्ला इज इक्वल टू R1 दिया है R और R2 दिया है 2 टाइम्स R। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये R और R कैंसिल हो गया और B2 कितना हो जाएगा 0.8/2 यानी कि 0.4 टेस्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.4 टेस्ला। तो देखिए ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको दे सकते हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आपके डिपेंड करता है इनको सॉल्व करना। सेकंड केस में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये पॉइंट फिक्स कर दे कि ये डिस्टेंस r पे क्या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा अगर आप करंट को डबल कर देते हैं। तो करंट को डबल कर देंगे तो आपको पता है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अभी क्या था B1 इज इक्वल B2 बाई B1 इज इक्वल टू I2 बाई I1, ठीक है जी। करंट को डबल किया यानी कि पहले करंट I1 कितना था I, अभी I2 कितना हो गया 2 टाइम्स I, तो देखे I कट गया तो B2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स B1। सो ऑन डबलिंग द करंट, अगर वो लोकेशन सेम है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पे है, तो अगर करंट डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी डिटेल्ड चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही जानना है। तो देखिए पहला टॉपिक ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि स्ट्रेट हो, तो उसमें 3 चीजें बनती हैं। पहला शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा डिस्टेंस से क्या रिलेशनशिप है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, और तीसरा यह है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये था पहला टॉपिक। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। तो चलिए, तो अब हम एक कॉइल लेंगे और उसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो कॉइल मतलब कंप्लीट सर्कुलर कॉइल नहीं होता, ये कॉइल ऐसा होता है जैसे कड़ा होता है, हम पहनते हैं अपने हाथों में, तो ऐसे ही यहाँ पे ये करंट जा रहा है, इसमें से I करंट और फिर यहाँ से I करंट लौट रहा है। तो बेसिकली ये कॉइल है जिसका सेंटर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें और जानकारी मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रेट वायर था। अब स्ट्रेट वायर को आप यहाँ से पकड़िए और यहाँ से पकड़िए और इसको बेंड कर दीजिए, तो ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा। तो बेसिकली ये वही है, एक स्ट्रेट वायर था जिसको हमने बेंड कर दिया था। तो इसमें अगर हमें डायरेक्शन का पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कंडक्टर था तो एक पॉइंट हमने ये चुना, दूसरा पॉइंट ये चुना, वैसे ही हर एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये पॉइंट है ए, तो इस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो अपना थंब यहाँ लेके आएंगे जो कि बताएगा, राइट हैंड थंब रूल याद करिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट भाई ऐसे गोल गोल घूम के ऐसा आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि कैसा है, अगर हम घड़ी से कंपेयर करें तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक, जब घड़ी से कंपेयर करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमारा जो करंट कैरिंग कॉइल है उसमें अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो हमें हर एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे अगर मैं अपना थंब रखूं और थंब को इधर आई के डायरेक्शन में करूं तो बाकी जो उंगलियां कर्ल हैं वो ऐसी कुछ बनेंगी,
है ना, यहाँ पे 4 उंगलियां और ये यहाँ पे थंब। राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड की। तो दिस वाज आवर राइट हैंड, ये थंब था। तो ये बता रहा है कि इधर ऐसा कुछ होगा, ठीक, क्योंकि सर्कुलर लूप क्लोज लूप होता है तो ये ऐसा कुछ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ अंदर जाएंगी, यहाँ सामने से हमें दिखेगा अंदर जाते हुए और उधर बाहर से निकल के आते हुए, ठीक है। तो वैसे ही हमने मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट कुछ भी है जो भी, तो यहाँ पे अभी करंट का डायरेक्शन है इधर आई, तो इधर हम क्या रखेंगे, अपना थंब रखेंगे, इधर हम रखेंगे अपना थंब रखेंगे, और राइट हैंड की जो 5 उंगलियां हैं वो ऐसे कुछ होंगी, 4 उंगलियां जो बची हुई हैं, सॉरी। तो बेसिकली अभी क्या आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, मतलब यहाँ से अंदर जाती हुई और यहाँ से बाहर निकलती हुई। ऐसे एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो अभी करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई, तो अपना थंब हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी अगर राइट हैंड देखेंगे आप तो यहाँ पे बाकी उंगलियाँ सब ऐसी हो जाएंगी, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कुलर होगा तो यहाँ से ऐसा अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अगर आप इसको एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कराना चाहें, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट तरीका है, ज़्यादा अच्छा तरीका है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास मान लीजिए एक तीर है, एक एरो है, तो एरो अगर आपकी तरफ आ रहा है, जैसे एरो जनरली ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऐसा, तो ये एरो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये आपको पॉइंट दिखेगा, यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा, आगे सामने ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये अगर आपसे दूर जा रहा है तो आपको इसका पीछे का हिस्सा ये दिखेगा, तो क्रॉस दिखेगा। तो ऐसे ही चाहे करंट हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे कोई फोर्स हो, तो आगे हायर क्लासेस में आप ये सीखेंगे, ये इस तरह से चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, अगर हम इस कॉइल को फिर से ड्रॉ करें यहाँ पे, और उसके बाद अच्छा ड्राइंग नहीं है, छी, ओके, यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को ड्रॉ किया, जिसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब हम पॉइंट यहाँ पर थे तो मैग्नेटिक फील्ड जो था, अपना थंब लगाइए, थंब जो है इधर करंट की तरफ रखिए और अपनी सारी उंगलियों को कर्ल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जा रहा है, यानी कि ये जो बाउंड्री बन रही है, ये सर्कुलर बाउंड्री बन रही है, इसके अंदर में ये जा रहा है। तो जा रहा है तो हमें क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा, जा रहा है तो उसका पीछे का हिस्सा दिखेगा, तो क्रॉस क्रॉस दिखेगा, और आ रहा है मतलब उधर से निकल के आएगा तो ये क्या दिखेगा, डॉट। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप इस पॉइंट पे देखिए, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में इधर थंब रख लीजिए, तो बाकी जो 4 उंगलियां हैं आपकी वो ये बताएंगी कि यहाँ अंदर की ओर जा रहा है, जा रहा है तो इसकी पूंछ दिखेगी, तो ऐसा क्रॉस क्रॉस, और बाहर से इधर तरफ से आ रहा है तो ये डॉट डॉट। तो ये बता रहा है कि यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल के आ रहा है, जो कि सही है डायरेक्शन। तो ये भी एक नोटेशन है। तो ऐसे ही थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे आप घूम लेंगे तो अंदर में हमेशा आपको क्रॉस क्रॉस मिलेगा और बाहर में हमेशा आपको डॉट डॉट मिलेगा। इधर भी क्रॉस 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 और यहाँ डॉट डॉट और डॉट। तो ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक टेबल, ऐसा एक टेबल लिया हमने, और इस टेबल पे इस जो करंट कैरिंग जो कॉइल है उसको ऐसा रख दिया हमने, करंट कैरिंग कॉइल को ऐसे रख दिया, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो यहाँ अंदर से अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाहर से आ रहा है। देखिए, करंट अगर आई इधर जा रहा है तो कैसा होगा, अपना थंब यहाँ पे रखिए, ये थंब, और बाकी जो 4 उंगलियां कर्ल करेंगी तो ये अंदर की ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसीलिए अंदर में क्रॉस है, जब आई करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब सबसे सेंटर में आ जाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्रॉस होगा, कि अगर ये कॉइल था तो ये सेंटर था, तो यहाँ से ऐसा जा रहा है
और यहाँ से आ रहा है, निकल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, यानी कि इसके अराउंड ऐसा जा रहा है, इसके अराउंड ऐसा जा रहा है और यहाँ से ऐसा निकल के फिर ऐसा लूप बन जा रहा है, यहाँ से निकल के ऐसा लूप बन जा रहा है, कंटिन्यूअस लूप बन रहा है। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस लूप है। ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप होते हैं। ये तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर ये एरिया था, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा। तो जब से सेंटर वाला पॉइंट होगा वहाँ पे आप देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा। तो अब बेसिकली हम इस कॉइल को एज अ डाइपोल देख सकते हैं, एज अ बार मैग्नेट देख सकते हैं जिसके दो पोल हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोई भी एक मैग्नेट होता है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और साउथ पोल की ओर जाएंगी। तो देखिए ये जो एरिया था, ये जो एरिया है, इसमें अगर आप देखें तो ऊपर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और नीचे से निकल के आ रही है। तो देखिए नीचे वाला जो सरफेस है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट होता, तो प्लेट एक साइड होता है जिधर खाना खाते हैं आप, और एक साइड है पीछे जिस पे स्टैंड रहता है। तो आप उस प्लेट को ऐसा खड़ा करें तो मैं अगर खाना खाने वाली साइड देख रहा हूं तो सामने वाला दूसरी साइड से देख रहा होगा। तो वैसे ही इसके दो साइड्स होंगे, जो एरिया है इसके दो, इसको ऐसा प्लेट मान लीजिए, तो एक ऊपर का सरफेस होगा, एक नीचे का सरफेस होगा। तो ऊपर वाले सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं और नीचे वाले सरफेस से निकल रहे हैं। ये सब इमेजिनरी चीजें हैं, ये सब रियल की चीजें नहीं है, ये सब इमेजिनरी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ इसकी तरफ आ रहा है तो ये साउथ पोल हो गया। देखिए यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पे आ रही हैं। तो ये कहलाएगा, ऊपर वाला जो सरफेस है, टॉप सरफेस कहलाएगा साउथ पोल और बॉटम सरफेस कहलाएगा नॉर्थ पोल। अब आपसे क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में? अभी तो जो आपने कॉइल में पढ़ा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये सब चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं, हमने राइट हैंड थंब रूल अलग अलग पॉइंट पे लगा के देखा और लास्ट में हमें ऐसा कुछ मिला कि यहाँ पर दो पोल्स बनेंगे। अ करंट कैरिंग कॉइल फॉर्म्स टू पोल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अ करंट कैरिंग कॉइल forms two poles like that of a बार मैग्नेट। इतना बड़ा स्टेटमेंट। तो अब आपसे एग्जाम में क्या बोलेगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है, ये क्या है, करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो आपसे बोलेगा ये सामने वाला फेस, ये जो सामने वाला सरफेस आपको दिख रहा है या फेस दिख रहा है, क्या ये नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा? भाई ये जो कॉइल है इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक बंदा इधर से सामने से खड़े होकर देखे और दूसरा बंदा पीछे से होकर खड़े होकर देखे। तो आपको सामने से ये जो करंट है ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन जो पीछे से देखेगा ना उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, सामने से देख रहे हैं जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो ये सामने वाला फेज नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल बनेगा। वैसे ही अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो अब ऐसा उल्टा फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, ऐसा उल्टा फ्लो हो रहा है। उल्टा फ्लो होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसका उल्टा फ्लो हो रहा है। तो फिर ये सामने से अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल एक्ट करेगा या साउथ पोल? तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल रूल है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो देखिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका है, एस लिखेंगे तो देखिए इसके डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन में है, यानी कि अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है किसी करंट कैरिंग लूप में और हम जिस भी साइड से देख रहे हैं अगर वो करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो वाला साइड जो है साउथ पोल बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। देखिए नॉर्थ पोल बना, हमेशा इसकी जो टांग है वो पैरेलल होना चाहिए, किससे, करंट की डायरेक्शन से। अगर आप इस केस में नॉर्थ पोल बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल तो ऐसे बनता है, देखिए।
तो करंट इधर जा रहा था, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये एक ट्रिक है आपको याद रखने का। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें क्लॉकवाइज आपने जब देखा उसको तो आपको क्लॉकवाइज करंट फ्लो होते हुए दिख रहा था, तो जिस साइड को आप देख रहे हैं वो साउथ पोल जैसा एक्ट करेगा कि नॉर्थ पोल जैसा एक्ट करेगा। तो जब भी क्लॉकवाइज होगा आप उसको साउथ पोल जैसा उसको महसूस करेंगे। साउथ पोल मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाएंगी, यानी कि ऐसा कुछ होगा, सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर की ओर जाएंगी, और इसके पीछे वाला नॉर्थ पोल होगा, मतलब वहाँ से निकलेंगी सारी फील्ड लाइंस। कैसे होगा अभी हमने यहाँ ऊपर में देखा था, ठीक है। वैसे ही जो एंटी क्लॉकवाइज ACW, यहाँ पे मैं W लिखना शायद भूल गया, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। तो याद रख लिए, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो में, जो कि है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, जो कि एक जनरल रूल है, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट पे। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और सेकेंड चीज़ हमने ये भी देखा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, जितना दूर हम जाते जाएंगे इसके उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर इसके सेंटर पे देखना चाहें तो मान लीजिए एक सर्कुलर छोटा सा लूप लिया, एक बहुत बड़ा लूप लिया जिसका रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों में अगर सेम करंट हम फ्लो कराएं, दोनों में सेम करंट फ्लो कराएं, तो इसका जो पहले वाले का जो सेंटर है इस पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इन कंपैरिजन टू सेकेंड वाले जो कॉइल है उसके सेंटर पे। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी लागू होती हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि जनरल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो कि है सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है। अभी हमारे पास इनिशियली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, हमने इसको बेंड करके एक कॉइल बना दिया, ठीक है। तो सेकंड केस बन गया कॉइल का, करंट कैरिंग कॉइल का। ऐसे ही अगर हम इसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को लें और इसको ऐसे बहुत रैप कर दें, ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉइल्स बना दें इसके, यहाँ से करंट जाएगा एक स्प्रिंग की तरह। आपने स्प्रिंग देखा होगा, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ये डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है, तो चलिए इससे एक बेटर डायग्राम बनाते हैं। बट आइडिया आपको समझ में आ गया कि करने क्या वाले हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक हमने एक इंसुलेटर ले लिया, मान लीजिए ये एक इंसुलेटर था, ठीक है जी। अभी हमने क्या किया, देखिए इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे लेके आए। अब शायद और अच्छे से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको दूर दूर दिखा रहा हूँ कि ये जो कंडक्टर वायर है या जो कॉइल है ये दूर दूर है, लेकिन ये दूर दूर नहीं होता, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। ये वायर्स जो होते हैं ये इंसुलेटेड होते हैं। तो ये जो वायर्स हैं, दीज वायर्स आर इंसुलेटेड वायर्स। क्योंकि अगर ये दोनों ये जो वायर्स हैं अगर इंसुलेटेड नहीं होंगे और एक दूसरे के बहुत करीब में होंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में टच कर जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अलग कहाँ रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको इंसुलेट किया जाता है एक मटेरियल से, ठीक है जी। और ये जो अंदर में आपको चीज़ दिख रही है ये क्या है, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर कोर, जिसके ऊपर इसको लपेटा जाता है, ठीक है जी। प्लास्टिक हो सकता है या कुछ और हो सकता है, हालांकि इसमें करंट ज़्यादा जाएगा तो प्लास्टिक को नुकसान हो सकता है, हमारी सर्किट को अफेक्ट कर सकता है। तो कोई भी एक इंसुलेटर कोर जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो देखिए करंट यहाँ से आई जा रहा है और यहाँ आई निकल रहा है, तो हर एक कॉइल से ऐसा करंट जा रहा है। बेसिकली अभी जो हमने पिछले कॉइल वाला केस जो पढ़ा उसी केस का ये एक एक्सटेंशन है। क्यों?
क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉइल्स हैं, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of it is a long coil containing a large number of close turns of insulated wire। और जनरली ये वायर किसका बना हुआ रहता है, गेस करिए, कॉपर का बना हुआ रहता है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मेटल्स नॉन मेटल्स में कि ऐसा मेटल जिसकी जो है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर हो तो वो सिल्वर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉपर होता है। तो सिल्वर इतना महंगा है कि अगर आप सिल्वर का बनाएंगे तो अगले दिन चोरी हो जाएगा, लेकिन कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो इसीलिए जो इंसुलेटेड वायर्स हैं ये कॉपर के बनते हैं। तो बेसिकली सोलेनॉइड कुछ नहीं है यार, हमने क्या किया कि इंसुलेटर कोर लिया, उसके चारों तरफ ऐसे रैप कर दिया, ठीक है, चारों तरफ ऐसे इसको रैप कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये जो शेप बना इसको हम कहेंगे सोलेनॉइड, ठीक है जी। तो सोलेनॉइड जो है इसके अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो देखिए ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलेगा, जैसे कॉइल में निकाले थे। तो एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, करंट का डायरेक्शन सब में सेम है, आई करंट का, देखिए यहाँ से निकल के ऐसा फ्लो हो रहा है, अंदर की ओर ऐसा जा रहा है। तो बेसिकली एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ध्यान रखिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अगर इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड नहीं बनेगी। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड acts as a बार मैग्नेट, एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, यानी कि जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वैसे इसकी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। जैसे बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं वैसे इसके भी दो पोल्स हो जाएंगे। तो देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं, सामने से यहाँ पे करंट जा रहा है इधर, तो थंब लगा लीजिए इधर, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। और बाकी थंब लगाने के बाद आपकी चारों उंगलियां अगर मान लीजिए इसको पॉइंट करेंगी तो ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसी होगी चलिए देखते हैं आगे डायग्राम बना के। तो जैसा हमने एक कॉइल के लिए अभी किया है, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हो जाते हैं इस साइड में, ठीक है, ये सर्कुलर था, ये ऐसा कुछ था जिसके ऊपर इसको लपेटा गया था, ठीक है। तो हम इस लेफ्ट एंड में खड़े हो जाते हैं और एक ये है राइट एंड, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड। अगर आप लेफ्ट एंड पे खड़े होकर देखते हैं तो आपको ये करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा, क्या ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इमेजिन करिए, यहाँ से ऐसा विजुलाइज करिए, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है और यहाँ पीछे से ऐसा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा, लेफ्ट एंड पे आपको क्लॉकवाइज लगेगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा, क्लॉकवाइज होगा तो ये साउथ पोल बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, यानी कि ये ऐसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करिए, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इधर क्लॉकवाइज हुआ तो बनेगा साउथ पोल। तो यानी कि एक सोलेनॉइड जो कि ऐसा कुछ अभी हमने देखा, ऐसा चलिए मैं वायर ही खाली बना दे रहा हूँ, आप समझ गए हैं। तो एक जो ये सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आई निकल रहा है, तो ये एज अ मैग्नेट काम करता है, एज अ बार मैग्नेट काम करता है, जिसका साउथ पोल इधर हो जाएगा। साउथ पोल इधर होने का मतलब ये है कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और यहाँ से ऐसे जाएंगी, ये अंदर ऐसा, दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये साउथ पोल तो यहाँ से ऐसे हो जाएंगी। तो इसके अंदर में ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही ऐसा बनाएंगे, ये नॉर्थ पोल से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
तो इधर से होते हुए साउथ पोल में जा रही हैं और अंदर में साउथ टू नॉर्थ है। सो दिस इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, दिस एंड इज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। अब आपको याद क्या रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपसे पूछेगा कि एक सोलेनॉइड है, उसके लेफ्ट एंड में अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो जो करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो आपको बताना है कि वो लेफ्ट एंड जो होगा वो एज अ साउथ पोल बनेगा या नॉर्थ पोल बनेगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ पोल बनेगा, ये ऐसा, और अगर राइट हैंड में देखें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। और आपको पता है कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आउटसाइड निकल के साउथ पोल में जाती है। तो ये हमने एक जो है स्कीमा आपको बना के दिखाया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि एक जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर में अगर आप ये वाला एरिया देखें, ये अंदर का जो एरिया देखें, इनसाइड वाला एरिया देखें, आउटसाइड नहीं, अगर आप इनसाइड वाला एरिया देखेंगे तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। यानी कि इनसाइड अ सोलेनॉइड the magnetic field is uniform। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है ये अभी आपने नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए, आगे भी आपको काम आएगा। क्लास 12th में तो मतलब इतना भरमार है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ऐसी फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट हों, पहला कंडीशन, पैरेलल हों और इक्विडिस्टेंट हों। स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ये तीन चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे लेके आया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और ये पैरेलल हैं एक दूसरे से, इक्विडिस्टेंट हैं और स्ट्रेट हैं, तभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाएंगी। लेकिन अगर ये कर्व्ड हैं, ऐसे हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इनके बीच का देखो डिस्टेंस अगर मान लीजिए फिर भी सेम है, डी और डी सेम है, पैरेलल भी चल रही हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रेट नहीं है तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म बी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा भी बन सकता है, देखिए, so these are नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत तरह के मैग्नेटिक फील्ड बन सकते हैं। तो एक सोलेनॉइड के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर हम सोलेनॉइड का केस देखते हैं, जो कि अभी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा, तो उसके अंदर में मान लीजिए ये सोलेनॉइड का अंदर का पार्ट था, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो एक तो स्ट्रेट बनेंगी, दूसरी पैरेलल बनेंगी और तीसरी इक्विडिस्टेंट बनेंगी, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक लोकेशन ये दे दिया, एक लोकेशन ये दे दिया, एक लोकेशन ये दे दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B3। अब आपसे पूछेगा कि क्या B1 बड़ा है या B2 बड़ा है या B3, तो आपको याद रखना है कि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे B होगा, यानी कि हर जगह पे मानिए 2 टेस्ला है तो हर जगह पे 2 टेस्ला होगा, एक्सेप्ट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एट द एजेस, एट द एंड, अगर लेफ्ट एंड पे आ रहे हैं या राइट एंड पे आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जो एंड पे जब पहुँच जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट हाफ हो जाती है। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे B है, मान लीजिए इसका सेंटर है ये, चलिए ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ, ये है सेंटर लाइन,
ठीक है। अगर टोटल लेंथ था मान लीजिए 2l, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस l, तो इसको मैं अगर 0 मान लेता हूँ और ये मेरी x एक्सिस है, तो ये तो प्लस l हो गया डिस्टेंस यहाँ से, और ये माइनस l हो गया डिस्टेंस यहाँ से, क्योंकि मैं अभी इसको एज ए एक्सिस मान रहा हूँ। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस बता रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। ये पॉइंट को मैंने सेंटर पॉइंट को 0 मान लिया है, तो यहाँ से इधर जाऊँगा तो प्लस l, इधर जाऊँगा तो माइनस l। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये y एक्सिस बता रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B होता, तो अब टू एंड यहाँ तक हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता, और जैसे ही एंड पे पहुँचते ये B/2 हो जाता, यहाँ पे B/2। जैसे ही एंड के पास पहुँचेंगे B/2 हो जाएगा। अगर हर जगह पे 10 टेस्ला है तो एंड पे पहुँचने पे 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बट यू शुड नो। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है μ0 Ni, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन μ0। अभी आप एक कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो अभी आप इसको भूल जाइए। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देंगे। तो अगर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स जो है बढ़ा दीजिए, या फिर उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं लिख देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ये जानना है कि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे ही करंट हटा देंगे तुरंत मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर लेफ्ट एंड है या राइट एंड है सोलेनॉइड का, उसमें अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो वो साउथ पोल बनेगा कि नॉर्थ पोल बनेगा। तो आपको रूल मैंने बताया, आप एक काम करिए, ऐसा ड्रॉ करिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये बन रहा है साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि ऐसा और ऐसा, तो ये बन रहा है नॉर्थ पोल। ये सेकंड पॉइंट पूछ सकता है एमसीक्यू में। थर्ड पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पहले 5 थी फिर 10 हुई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और सेकेंड चीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। ठीक है जी। तो जनरली क्या पूछता है आपसे एग्जाम में, यही 3 पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। सो आई होप आपको मजा आया होगा, और हमने आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कॉइल और सोलेनॉइड देखा। अगली क्लास में हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, और उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।